वाली नई एयरलाइन टेक ऑफ करती है हवाई पट्टी से। कैप्टन रिच और फर्स्ट ऑफिसर दोनों ही काफी समय से इन चीजों का हिस्सा हैं। पीछे बैठे पैसेंजर में कई सारे लोग हैं जो अपनी वेकेशन के लिए जापान जा रहे हैं। कुछ उसमें से स्पोर्ट्स प्लेयर भी हैं, कुछ बच्चे भी हैं, जिसमें कोरा नाम की एक लड़की भी है जो अपने पिता और सौतेली माँ के साथ जापान जा रही है। ये उसकी जिंदगी की पहली फ्लाइट। प्लेन 10,000 फीट की ऊंचाई को छू रहा है और अपनी स्पीड को मेंटेन कर लेता है। और इसी दौरान हमने नीचे कार्गो स्पेस में एक लाल रंग का बैग देखा जिसके अंदर रखा है एक पावर बैंक, जो कि खुद एयरपोर्ट अथॉरिटी की लापरवाही से यहाँ तक आ चुका है क्योंकि उन्होंने उस बैग को सही से देखा नहीं था। और वही पावर बैंक की बैटरी से स्पार्क होने लगता है और ये स्पार्क इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो बैग किसी आग के गोले में तब्दील हो गया। अब इधर उधर उड़ना शुरू हो गया जिसके कारण उस कार्गो स्पेस में रखी और चीजों में आग पकड़ लेती है कैप्टन की। हालांकि उन्हें जल्दी इस बारे में पता चल जाता है क्योंकि अलार्म बज चुका था। वो फौरन कार्गो स्प्रिंकलर्स को ऑन करते हैं पर वो सही से काम नहीं कर पाते। यहाँ तक कि किसी में से पानी तक बाहर नहीं आता जिसके कारण अब प्लेन का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। कैप्टन रिच फौरन अपने 2 एडिंग ऑफिसर को नीचे जाकर आग को बुझाने को कहते हैं, लेकिन वो लोग नीचे पहुँचते हैं तब तक आग ने पूरा कार्गो अपने कंट्रोल में कर लिया था। वो फौरन सिलेंडर से स्प्रे करती हैं, लेकिन अब ये आग नहीं बुझेगी। इसके लिए चाहिए ढेरों लीटर पानी, जो कैसे मिलेगा वो कुछ ही देर में पता चल जाएगा आपको। फिलहाल दोनों ऑफिसर पूरी कोशिश में होते हैं लेकिन तभी एक कंटेनर हुक से खुल जाता है। उसमें भी आग लग चुकी थी और वो सीधा जाकर कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर से टकरा जाता है जिससे वही हुआ जिसकी उम्मीद नहीं थी। कुछ सिलेंडर तो वहीं से उड़ गया, यानी कि वो इतने प्रेशर से फटता है कि कार्गो में उन्होंने होल कर दिया और वहां से बाहर चला गया। पर एक सिलेंडर फट के ऊपर पहुंच जाता है, यानी कि पैसेंजर के पास। एक पैसेंजर के तो मुंह पर वो लग गया जिससे उसकी वही मौत हो गई। पर इतनी ही नहीं, वो सिलेंडर वहां से नीचे चला गया, मतलब कि उसने उस प्लेन के हिस्से में एक होल कर दिया। अब प्लेन में जो होल हो चुका है, जैसे ही वो होल बना तेजी से अंदर हवा आने लगी जिसमें जितनी भी चीजें थी इधर उधर उड़ने लगती है। इन चीजों में सब कुछ था, किसी का चश्मा उड़ गया, किसी की डॉल, यहाँ तक कि शराब की बोतल भी उड़ने लगी। एक को तो वो लग भी जाती है, लेकिन ये चीज इतनी ज्यादा भयानक थी। जब एक लड़की उसी होल की तरफ घसीटते हुए जाने लगी तो हवा उसे अपनी ओर खींच रही थी, लेकिन सही समय पर एक पैसेंजर उसे ऊपर सीट से खींच लेता है और उसकी जान बचा लेता है। दोनों कैप्टन को पता चल गया कि अब चीजें कंट्रोल से बाहर हो चुकी है क्योंकि अलार्म बजे जा रहा है और रिज ने बोला कि हमें हाइट को कम करना होगा। बेन फौरन एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बात करता है, वो उन्हें अपने हालातों के बारे में बताता है कैसे क्या हुआ। वो इन लोगों को सबसे पास वाले एयरपोर्ट पर लैंड करने की सलाह देते हैं जो कि 400 नॉट मील दूर है। ये दूरी ज्यादा नहीं थी अगर इंजन सही होते तो, क्योंकि अब दोनों ही इंजन में आग लग चुकी है और आग ये साफ दर्शा रही है कि हालात अब खतरनाक होने वाले हैं। यहाँ रिच के पास बहुत ज्यादा तजुर्बा है, वो आज से पहले किसी ऐसे प्लेन को फ्लाई नहीं किया जिसके दोनों इंजन आग के गोले की तरह बन चुके हैं। तो पीछे बैठे लोगों को ये लग रहा है कि अब चीजें ठीक हो चुकी है क्योंकि वो लोग सांस ले पा रहे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि प्लेन अब नीचे आ चुका है, पर उसी समय रिच अनाउंस करता है कि वो लोग लैंड कर रहे हैं। सबके मन में एक ही सवाल था कि आखिर कहाँ? यहाँ तो दूर दूर तक जमीन का टुकड़ा ही नहीं है। दरअसल वो समुंदर में अपने प्लेन को क्रैश लैंड करवाएगा, इसके अलावा कोई और चारा नहीं है उसके पास। बेन इस फैसले से खुश नहीं था क्योंकि उसे यकीन है कि प्लेन इस हालत में 400 मील ट्रैवल और कर सकता है क्योंकि उनके पास फ्यूल है। जब रिज ने बताया कि ये एयरबस 7780 नहीं बल्कि ये बोइंग है, इसमें फ्यूल टैंक इंजन के ठीक नीचे होता है, जिसका मतलब है कि दोनों इंजन में जब से आग लगी है तब से आधे ज्यादा फ्यूल खत्म हो चुका है और अब वो सिर्फ 200 मील दूर तक जा पाएंगे। वहाँ तो समुंदर भी नहीं है। बेन मान गया और उसे अपनी सीट के पीछे करके पूरी जान से सीट को पकड़ लिया। पीछे बैठे पैसेंजर भी अपने अपने भगवानों को याद करने लगते हैं। एक पैसेंजर तो टॉयलेट में स्मोक कर रहा होता है। वो छोटी बच्ची के पेरेंट्स टॉयलेट में ही थे और अभी वो बेहोश पड़े थे। वो उनके पास जाना चाहती है लेकिन एयर होस्टेस ने उसे रोक लिया। उसी समय प्लेन समुंदर के पानी से टकराता है। स्पीड काफी तेज थी जिसके कारण वो पूरी सतह को छू कर नीचे चला गया। वहाँ मौजूद उसकी ऐसी भयंकर टक्कर हुई कि उसके 2 हिस्से हो गए, यहाँ तक कि वो पलटियां मारकर दूसरी तरफ जा गिरा और एक हिस्सा दूसरी तरफ। ये झटका बहुत ही तेज था जिसमें कई सारे लोग मारे जाते हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग जिंदा थे जिसमें दोनों कैप्टन होते हैं। वो कॉकपिट में मौजूद थे पर पानी का प्रेशर के कारण विंडो किसी भी समय टूट सकती है। तो बेन रिच को चलने को कहता है लेकिन वो इनकार करता है। उसने मान लिया है कि अब कुछ नहीं होने वाला है। तो वहीं दूसरी ओर जो लोग मर चुके थे या फिर किसी तरह के प्लेन से बाहर आ गए थे, वो रात के अंधेरे में समुद्र के बीच अपने लोगों के लिए गुहार लगाते हैं इस उम्मीद में कि वो उन्हें मिल जाएंगे, पर किसी को कुछ नहीं मिलता। सिर्फ चारों तरफ बचे हुए लोगों की चीखें या पुकारें थी। मदद और लाश के भंडार थे। सब तबाह हो गया था। नीचे मौजूद कॉकपिट में बेन ने देखा कि उसके कैप्टन के पैर सीट में अटक चुका है। तो वहाँ रखे एक से उसने उसे आजाद करने की कोशिश की और उसकी मदद करने के लिए एक एयर होस्टेस भी मौजूद थी। वो दोनों ही पूरी जान लगाते हैं पर उनकी कोशिश नाकाम रहती है क्योंकि वो सीट जाम हो चुकी। रिज ने उनसे वही कहा जो शायद हर कोई कहता है, वो यहाँ से चले जाएं, उन्हें जिंदा बचाएं। बेन उसे चुप रहने को बोला पर एक समय तक कोशिश करने के बाद उसका भी हकीकत से सामना हो ही गया। रिज उससे बोला जाते समय वो कॉकपिट के
गेट को लॉक कर दे। उसने ऐसा ही किया। जाते जाते वो अपने आप को बहुत समझाता है क्योंकि वो अपने कैप्टन को ऐसे मरते हुए कभी नहीं छोड़ना चाहता। बाहर आने पर उस एयर हॉस्टेस को वो बच्चा मिल गया जो उसे देखकर रोने लगता है। जब बेन ने मंजर देखा तो उसके तो होश उड़ गए। दिन के उजाले में हमें पता चलता है कि रात के अंधेरे में क्या तबाही मची थी। कुछ ही समय के बाद हमने देखा धीरे धीरे करके अब कॉकपिट की विंडो और चटकने लगी है। रिज ने अपने लफ्जों में अपने परिवार को याद किया, फिर वो खिड़की टूट गई जिसके साथ वो पूरा कॉकपिट समुद्र की गहराई में कहीं खो गया। बेन ने पूरा कारनामा देखा पर कुछ कर नहीं सका। इस बीच प्लेन के बीच वाला हिस्से में सैम बार बार अपनी गर्लफ्रेंड लिली को आवाज लगाता है, लेकिन वो कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। उसी समय हमें लिली को देखा जो दूर एक टूटी हुई फ्लायर में थी जो प्लेन से क्रैश के समय टूट चुकी थी। वो उस पर खड़े होकर समुद्र से खुद को बचाए रखती है, लेकिन उसके पैर से लगातार खून बहता जा रहा है। प्लेन का जो आखिरी हिस्सा था वो समुद्र की तलहाटी में डूबा और उसी में हमने कोरा के पेरेंट्स को देखा जिन्हें अब होश आ चुका है। वो जब खुद को ऐसे हाल में देखते हैं तो फौरन वॉशरूम के गेट को खोल देते हैं, पर ये गलत किया। पूरा पानी अंदर आता है और वो बह गए। उस हिस्से में ज्यादा लोग मारे जा चुके थे। इन एयर हॉस्टेस जोई के साथ मौजूद था, वहाँ पर उसके साथ घायल आदमी भी होता है। इन लोगों ने जब उस हिस्से की हालत को देखा तो समझ गए कि पानी अब तेजी से ऊपर आ रहा है, उन्हें ऊपर जाना होगा। दरअसल ये लोग एक एयर शाफ्ट की वजह से जिंदा थे। अगर उन्होंने गेट को खोला तो पूरा प्लेन नीचे डूब जाएगा और वो सब मारे जाएंगे। इतने में जोई की बैकी मिली। वो एक बूढ़ी महिला थी जिसमें अभी तक जान थी। वो उन्हें सहारा देते हैं और अपने साथ ऊपर लेकर आते हैं। जहाँ जितनी भी लोग उस हिस्से में जिंदा थे सब मौजूद थे। उधर ऊपर बेन बताता है कि हर प्लेन में एक नेविगेटर डिवाइस होता है जो ऐसे हालातों में लोकेशन भेजने में काम आता है। वो अपने आप चीजें भेजता है। वो प्लेन के बीच वाले हिस्से में होता है तो मुझे वहाँ जाकर चेक करना पड़ेगा कि वो अभी चालू है या नहीं, और इसके लिए वो खुद जाने की बात बोला। लेकिन पेनी मना करती है। उसका कहना था कि वो एक प्रोफेशनल स्विमर रह चुकी है तो उसके लिए काम आसान है। हालांकि इन लोगों के पास एक राफ्ट भी है पर वो भी उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहता है। पेनी पानी में कूद गई और कोरा को अपने जूते देती है। धीरे धीरे करके वो उस हिस्से के करीब जाती जा रही है। इस बीच हमने बीच वाले हिस्से में मौजूद लोगों को देखा जिसमें से अभी कुछ लोगों को होश आया है। सैम ने उन लोगों को देखा जिसकी हालत बहुत बुरी थी। उसने कहा कि एक साथ काम करना होगा वरना हालात बिगड़ जाएंगे। उधर पेनी अभी भी स्विम कर रही थी, तभी कोरा ने कुछ ऐसा देखा जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। वहाँ शार्क थी। उन्होंने उन लाशों को खून को सूंघ लिया और वो पेनी की तरफ बढ़ रही है तो कोरा चीखना शुरू करती है, पेनी पेनी वहाँ पर शार्क है। पर वो दूर जा चुकी थी और समुद्र में चिल्लाने से आवाज ज्यादा दूर तक नहीं जा पाती। इस वजह से वो उसकी बात सुन नहीं पाई और यहाँ सैम के साथ वाले लोगों को एक झटका लगा। तब हमें पता चला कि ये हिस्सा तो नीचे एक पत्थर के ऊपर टिका हुआ है, यानी कि अगर वो पत्थर टूटा तो ये लोग एक साथ पानी में डूब जाएंगे। उसी समय उस पत्थर का एक हिस्सा टूट गया जिससे एक झटका पैदा हुआ और एक लड़की पानी में गिर गई। सब लोग घबरा गए। वो लड़की भी खुद घबरा गई कि कहीं वो डूब ना जाए, लेकिन बाकी के लोग उसे बचा लेते हैं। और इस बीच पेनी जो अभी भी आगे बढ़ी जा रही थी उसके पीछे ये दोनों राफ्ट लेकर गए। कोरा लगातार चिल्ला रही है लेकिन अभी भी उसे कुछ सुनाई नहीं देता। पर पेनी को बीच में कुछ थोड़ा बहुत आहटे महसूस होती है अपने पैरों के नीचे। पर वो आगे बढ़ रही थी तभी उसे कोरा की चीख सुनाई दी और उसे ऐसा लगा। वो कंफर्म करने के लिए पीछे मुड़ी तो वहाँ सच में वो दोनों थे, लेकिन जो चीज वो बोल रहे थे वो सुनने के बाद तो पेनी के पैर कांपने लगते हैं। खौफ के चलते वो वहीं रुक गई और इधर उधर देखने लगी। अचानक सब कुछ खामोश हो गया और अगले ही पल एक शार्क आई और तेज के झटके से उसके पैर को खींच लिया। आधा हिस्सा उसका पैर का गायब हो गया। पानी में खून बह गया और अब तक पेनी को भी समझ आ चुका है कि उसने पानी में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब धीरे धीरे वो लोग उसके करीब आ चुके थे। पानी का बदलता रंग देखकर बेन समझ गया उस पर हमला हुआ है, इसीलिए उसने स्पीड को और तेज किया और फौरन उसके हाथ देकर ऊपर खींचा। पर दोबारा वो पानी में चली गई और इस बारी पानी और ज्यादा गाढ़ा लाल हो गया क्योंकि हमला ज्यादा घातक था। छटपटाती हुई पेनी जैसे तैसे करके ऊपर आई और दोबारा हाथ आगे बढ़ाए। इस बारी उसकी किस्मत अच्छी थी, बेन उसका हाथ थामने में कामयाब हो गया। लेकिन शार्क तो कुछ ज्यादा ही भूखी थी। इस बारी वो अपनी पूरी शक्ति से उसे खींचती है और फिर कभी पेनी ऊपर नहीं आई। दोनों एकदम शांत हो गए और बस सोचने लगे कि आखिर उन्होंने उसे क्यों जाने दिया। अचानक उसी समय एक बड़ी सी शार्क ने उन पर हमला कर दिया, पर वो सही समय पर पीछे हो गया जिससे वहाँ से वो चली गई। जो हिस्सा पानी के नीचे था उसमें मौजूद 4 लोग अब सबसे ऊपर वाले हिस्से में आकर बैठ चुके थे। पर पानी भरता जा रहा है, उन्हें कोई कदम तो उठाना पड़ेगा वरना वो मर जाएंगे। सैम ने जब हालत को समझा तो उसने कहा कि हमें पीछे होना होगा, हर जगह पर एक समान वजन डालना होगा वरना ये डूब जाएगा। पर उसकी कोई बात नहीं सुनता क्योंकि वो एक जापानीज और उस एयरलाइन में ज्यादातर अमेरिकन थे जो खुद के अलावा किसी और की कुछ समझते ही नहीं है। वो उन लोगों को सलाह देता है कि हमें पानी वाले साइड की तरफ जाना होगा। नीचे जो हिस्सा था पानी में डूबा था वहाँ फिन ने अब फैसला किया कि वो ऊपर सतह पर जाएगा ताकि मदद ला सके। पर जोई उसे ऐसा करने से मना
करती है क्योंकि उसका हाथ टूटा हुआ है और उसे ऊपर जाने के लिए नीचे जाना पड़ेगा, पर फिन तैयार था। उसे रिस्क लेना ही होगा वरना सब मारे जाएंगे। वो नीचे गया, सीट के साइड से होते हुए रास्ता बनाया, देन कुछ ही देर बाद ऊपर सतह पर आ गया। वहाँ उसे चारों ओर सिर्फ लाशें दिखी और एक पट्टे पर 2 लोग। ये कोरा के माता पिता थे। हाँ, वो अभी जिंदा थे। जब उन्होंने फिन को देखा तो उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन उसी समय एक शार्क आई और कोरा के पिता को अपने साथ खींच कर ले गई। इस भयानक चीज को देखने के बाद उसका शरीर ठंडे पानी में गर्म हो गया। लिली अभी भी उसी हालत से जूझ रही है, लेकिन धीरे धीरे प्लेन का वो फ्लायर अब पानी में डूबना शुरू हो चुका है, इसीलिए उसे ये छोड़ना पड़ेगा। वहाँ वो लोग अब सैम की बात को मान जाते हैं, दूसरी तरफ जाना शुरू करते हैं जहाँ पर पानी भरा हुआ था। इस बीच लिली जो अब उस जगह को छोड़ स्विम करके इस बीच वाले हिस्से के पास आने लगती है। जब वो हिस्से में पहुंची तो सैम उसे देखकर भावुक हो गया। वो खुश भी था क्योंकि ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। इतने में अचानक एक बूढ़े आदमी को हम देखते हैं जो पीछे ही था, पर उसी समय एक विशाल काय शार्क आई और उसे पानी में ले गई। जब उसके बेटे हैश ने अपने पिता को ऐसे मरते हुए देखा तो वो गुस्से से लाल हो गया और सैम के ऊपर चढ़ पड़ा, क्योंकि उसने ही उन लोगों को यहाँ पर आने के लिए कहा था। जब तक वो वहाँ थे वो सेफ थे। अपने पिता की मौत के जुनून में वो उसे खूब मारता है, लेकिन तभी वहाँ पर बेन पहुंच गया। वो उन्हें दूर करता और हैच के साथ साथ वहाँ मौजूद सभी लोगों से बोला, जब मैंने इस फ्लाइट को टेक ऑफ किया था तो उस समय इसमें 234 लोग थे, लेकिन अभी मेरे सामने सिर्फ 20 से 21 लोग जिंदा बचे हैं। तुम लोग खुशकिस्मत हो कि बच गए, वरना ऐसे हादसों में कोई नहीं बचता। अपनी ऐसी किस्मत को जाया मत करो और जिंदा रहने के उपाय ढूंढो, ना ही एक दूसरे से लड़ाई करो। कैप्टन की बात को सुनकर वो सभी अपने काम में लग गए। इन लोगों को अभी सबसे पहले तो लाइफ बोट को पानी में उतारना है ताकि ये लोग उस पर शिफ्ट हो सके, क्योंकि ये प्लेन किसी भी समय गिर जाएगा। कैप्टन कोरा को वहीं रहने को बोलकर खुद उस नेविगेटर को ढूंढने गया। वो वहीं उसी हिस्से में मौजूद था, इस वजह से जल्दी से उसे वो मिल गया। इधर ये लोग भी अब लाइफ बोट को अपनी जगह से बाहर निकाल लेते हैं और फिर उसे एक एक करके पानी में डालने लगते हैं। कैप्टन डैन नाम के आदमी को नेविगेटर पकड़ने की जिम्मेदारी देता है। इतने में उसने देखा कोरा अपने पिता को ढूंढते हुए किनारे पर जा रही है, जहाँ उसके करीब एक शार्क आ रही है। वो फौरन उसके पास गया, उसे खींच कर दूर कर दिया। कैप्टन उसे डांटता है कि ऐसा तुमने क्यों किया, मैंने मना किया था ना। तो वो बस उसे इतना कहती है कि उसे अपने डैड से मिलना है, उसके बिना वो नहीं रह पाएगी। अचानक तभी वो हिस्सा गिरने लगता है और सभी अफरा तफरी मच जाती है। सब लोग पानी में डूब गए ताकि बोट में बैठ जाए। इस हड़बड़ी में डैन के हाथ से वो नेविगेटर भी गिर जाता है। कैप्टन ने दूसरी तरफ सैम और इन लोगों को थोड़ी दूर पर पहुंचा दिया था। जब वो समुद्र सतह के ऊपर आया तो एक सूटकेस की मदद से तैरने लगा। इधर बोट पर बहस तेज हो गई कैप्टन और डैन के बीच में। डैन का कहना था कि अगर वो चीज इतनी ही जरूरी थी तो उसे खुद ही पकड़नी चाहिए थी। उसका ये जवाब सुन बेन भड़क गया, पास जाकर बोला कि ये मेरा प्लेन है और मैं इसका पायलट हूँ। तो वो हंस के बोला कि पायलट, देख लिया हमने, लोगों ने तुम्हारी स्किल देख ली। बेन उसे एक जोरदार मुक्का जड़ देता है। इतने में कोरा ने सैम को देख लिया सूटकेस के साथ। ये लोग जब उसके पास जाने के लिए बोलते हैं तो डैन वहाँ जाने से इनकार करता है। तो बेन फिर से एक घूसा मारता है। डूबते हुए सैम को एक तैरता हुआ बंदा दिखा, जिसे जब उसने सही किया तो वो हैच था जो डूब रहा था, तो उसे जान बचाता है और उसे भी सूटकेस के सहारे पानी के ऊपर रखता है। हैच को होश तो आ गया था, लेकिन बेन और बाकी लोगों ने देख लिया कि अब इनके चारों तरफ शार्क है। अपनी स्पीड को तेज करके ये लोग उनके और करीब पहुंचे। सैम ने पहले हैच को ऊपर भेजा, बाद में खुद गया। उसकी हिम्मत को देखकर हैच ने उसे अपनी गलती की माफी मांगी और दोनों में अब अच्छी दोस्ती हो गई है। लेकिन नीचे अब हालात और बेकार होते जा रहे हैं। जोई ने जब देखा कि फिन को गए हुए बहुत देर हो चुकी है तो अब सभी को ऊपर चलने को बोलती है, लेकिन बैकी ने इनकार किया कि वो यहीं रुकेगा। उसका कहना था कि वो उस बच्चे को लेकर निकल जाए। जोई वादा करती है कि वो मदद लेकर वापस जरूर आएगी। इतना कहकर वो स्मिथ को लेकर पानी में कूद गई और उसी रास्ते से होते हुए जिसे फिन गया था ऊपर आ गई। लेकिन असली परीक्षा तो अब शुरू होगी। यहाँ कोई भी नहीं है इनकी मदद के लिए, इसीलिए स्विम करते करते आगे बढ़ रहे होते हैं। यहाँ ये लोग अब इसके इंतजार में बैठे थे, कोई उनकी मदद के लिए आएगा। हालांकि इनके साथ एक अच्छी चीज होती है, नेविगेटर इन्हें मिल जाता है। बेन ने उसे ऑन कर दिया तो मतलब साफ था, संदेश पहुंच गया है। अचानक लिली को आसमान में एक छोटा जहाज दिखा। उसने बाकियों को भी बताया, सब चिल्लाने लगे, पर वो वहाँ से निकल गया। ये काम तो नामुमकिन था मानो। इधर जोई अब स्मिथ को लेकर एक राव बोट के पास पहुंच गई। पानी में उसकी बार बार सामानों से टक्कर हो रही है। वो फिर भी जैसे तैसे करके स्मिथ को ऊपर पहुंचा देती है, लेकिन जब उसकी बारी आई ऊपर जाने की तो नीचे उसकी मौत आ गई। शार्क ने अपना जबड़ा उसके पैरों में घुसा दिया और उसे अलग करने की कोशिश करने लगी। जोई चिल्लाई और थोड़ी दूर भी गई, लेकिन तभी वहाँ दूसरी शार्क आ गई और उन दोनों शार्क ने लड़ाई शुरू कर दी, जिससे कि जोई को समय मिल गया और उसी हाल में राफ पर आ गई। आते ही वो बेहोश हो जाती है। उसके पैर में एक बड़ा घाव बन चुका है। स्मिथ तो बेचारा अकेले पड़ गया है। मदद के लिए गुहार लगाता है, लेकिन कौन ही है यहाँ पर। और तभी उसकी बोट भी नीचे से हिलने लगती है। उसे डर लगने लगा तो उसे पानी में झांक कर देखा और उसी समय एक जोर का झटका आया। वो पानी में गिर पड़ा। वो पैनिक करने लगता है कोई शार्क ना आ जाए, पर अचानक अंधेरा छा गया। यानी कि वही हुआ जिसका हमें डर
था। नीचे बैकी का आधे से ज्यादा हिस्सा पानी में डूब चुका है, उसकी सिर्फ गर्दन ही बाहर दिख रही थी। अपनी मौत का उसे मालूम पड़ गया था, इसीलिए उसने समय वो अपनी पोती की तस्वीर को देखकर बोली, अब मैं तुम्हें कभी नहीं सुन सकूंगी। वो मुलाकात हम दोनों की आखिरी थी, अलविदा। रात हो चुकी है, यानी कि और खतरा, लेकिन इन लोगों के लिए रात एक उम्मीद लेकर आती है। एक चॉपर इन लोगों की तलाश में उड़ रहा है उस जगह पर जहाँ वो नेविगेटर गिरा, और यहाँ पायलट ने उसी के करीब मौजूद एक सेलर शिप से भी कांटेक्ट कर लिया ताकि अगर उन्हें कुछ दिखे तो वो इन्फॉर्म कर दे। इधर बोट पर सभी लोग थके और जख्मी हैं, खाने को कुछ भी नहीं है। सैम बार बार लिली को देखता रहता है, तो सैम समझ गया। वो उसे बोला कि तुम उसे बोल के नहीं देते, उसे बता दो जो तुम्हारे दिल में है। उसने बताया कि वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उनकी टीम में कोई एक दूसरे को डेट नहीं करता, ये रूल है। हैच मुस्कुराया, अरे प्यार में सब जायज है। कुछ देर ही हुआ था, हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट इनके कानों तक पहुंच गई। जितनी भी थकान मायूसी थी सब कुछ एक झटके में दूर हो गई। वो लोग इन्हें बचाने आ गए। उन्होंने इन्हें देखते ही अपने एक आदमी को नीचे फेंका। बेन और बाकी के लोग बार बार उन्हें मना करते हैं, किसी को भी नीचे मत भेजो पानी में, पर टीम को लगा कि वो मदद के लिए इशारा कर रहे हैं। जैसे वो रेस्क्यू नीचे उतरा, शार्क ने उसे जकड़ लिया अपनी जबलों में। इससे पूरा माहौल डर का हो गया। पायलट फौरन रस्सी को ढीला करने को बोलता है, लेकिन वो लोग उसे ऊपर खींचने लगते हैं। जब वो आदमी ऊपर आया, उसके दोनों पैर गायब और अधमरी हालत में था। उसे ऐसा देखकर वो रुक गया और इसी का फायदा उठाकर शार्क ने एक जोरदार जंप मारी और उसे इस बारी खींच लिया पानी में। पर सिर्फ वही नहीं गई, लेकिन उसके साथ साथ वो रस्सी भी गहराई में जाती चली गई। इसीलिए चॉपर डिसबैलेंस हो गया और प्लेन की तरह वो भी क्रैश हो गया। इस टक्कर से होता ये है, जो इनकी राफ्ट थी वो भी पलट जाती है और पानी में सब कुछ गिर जाता है। हड़बड़ी में ऊपर आने के चक्कर में डेन ने एक एयर होस्टेस को जानबूझकर पानी में धक्का दे दिया ताकि वो ऊपर पहले चढ़ सके। जैसे वो एयर होस्टेस पानी में गिरी, वो इंशार करने वाला बन गई। उसकी इस हरकत से बेन फिर खूब चिल्लाया, लेकिन तभी इन्हें वो सेलर शिप नजर आया जो इनकी तरफ आ रहा था, पर वो आते आते रुक गया। दरअसल शिप और उनके दरमियान में काफी सारे नुकीले पत्थर है और उस जगह पर पानी भी कम है, इसीलिए वो उनके करीब नहीं जा पाएंगे। इन्हें खुद ही उनके पास जाना होगा, पर कैसे? पैडल तो सारे टूट गए हैं और हाथों से इन्हें भारी राफ्ट को चला पाना संभव नहीं है। तभी डेन ने आवाज लगाई कोरा को, जो दूर उसी क्रैश हुए हेलीकॉप्टर के मलबे पर खड़ी थी। बेन ने ये देखकर दंग रह गया। वो फौरन पानी में कूदा और उसके पास जाने लगा, पर पीछे अब पड़ गई है शार्क, वो भी एक दो नहीं बल्कि कई सारी, जो बेन के टुकड़े करके आपस में बांटने वाली है। जब सेलर ने ये देखा तो उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। वो अपनी पकड़ी गई सारी मछलियों को पानी में गिरा देते हैं। इधर बेन अब कोरा के पास पहुंच गया। वो उसे चलने को बोला, पर उसका कहना था कि वो यहीं अपने डैड के पास रहेगी। तो बेन ने उसे झूठ बोला, उसके डैड घर पहुंच चुके हैं और उसका इंतजार कर रहे हैं। कोरा मान गई। इधर मछलियों को पानी में छोड़ने से सब कुछ शार्क भटक जाती है, लेकिन अभी भी कुछ इनके पीछे थी। उधर आराम से लेट कर स्मोक कर रहा डैनी, जिसे अब लग रहा है कि वो लोग बच जाएंगे। उसे अचानक से एक शार्क उसकी गर्दन पकड़कर पानी के अंदर खींच लेती है। उसे बचाया जा सकता था अगर वो कोशिश करते, पर वो किसी ने कुछ नहीं किया। वहाँ बेन के पास जब एक शार्क पहुंची तो उसने उसके मुंह में फ्लेयर चला दी, जिससे वो दूर हो गई। सुबह की रोशनी में हम देखते हैं कि सभी को बचा लिया जाता है, पर अभी भी एक ट्विस्ट बाकी है। जब ये लोग उसी रास्ते से वापस जा रहे होते हैं तो इन्हें एक काली राफ्ट नजर आई। जब ये करीब गए तो उसमें जोई थी। उसी हाल में ये फौरन उसे उठाने गए तो देखा कि वहीं पास में ही फॉइल पेपर में खुद को लपेटा स्मिथ भी जिंदा था। अपने भाई को जिंदा देखकर कोरा बहुत ज्यादा खुश होती है। उसने तो आज सभी को खो दिया था, पर अब उसके पास उसका भाई है। कम से कम इन सब के बाद कैप्टन बेन ने अपने परिवार को कॉल लगाई। उन्हें न्यूज मिल चुकी थी, प्लेन क्रैश हो गया, पर अब उसकी आवाज को सुनकर वो खुशी के मारे